नमस्कार, मैं निधि यादव आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे थे यूपी एलटी, जीडीसी, जीआईसी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में उत्तर लेखन का अभ्यास करने के विषय पर। इस संदर्भ में हमने 100 लिखित प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत आज हमारी चौथी क्लास है। मित्रों, अभी हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के विषय पर बातचीत कर रहे थे, जिसके संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित हुए, जिसमें से एक तो थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर बातचीत कर ली थी और आज हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान रहा है। प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर विचार कीजिए। यानी इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान रहा। जी, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में हम किस तरह से उत्तर लेखन करेंगे। जी, तो डॉक्टर मैनेजर पांडे के इस कथन से हम अपने उत्तर को लिखना प्रारंभ करेंगे। देखते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे। कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी में काम चलाऊ इतिहासकार और आलोचक बन जाना सरल है, लेकिन सार्थक और नया इतिहासकार या आलोचक बनना कठिन है। आगे हम लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपराओं का अनुशीलन करते हुए साहित्य इतिहास संबंधी 3 पुस्तकों की रचना की। पुस्तकें कौन कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगर हम रामचंद्र शुक्ल के विषय में देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की थी और विधेयवादी पद्धति में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि जाति विशेष, क्षण विशेष और वातावरण विशेष के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करें तो इन्होंने परंपराओं का अनुशीलन करते हुए हिंदी साहित्य संबंधी 3 पुस्तकों की रचना की और ये 3 पुस्तकें हैं कौन कौन सी? तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आगे हम लिखेंगे कि आचार्य द्विवेदी साहित्य इतिहास लिखते समय अक्सर रामचंद्र शुक्ल से बहस करते हुए नई स्थापनाएं देते हैं। उन्होंने सप्रमाण बताया कि कबीर के व्यक्तित्व में जो अखड़ता है वह सही मायने में गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ परंपरा से उन्हें मिलती है। द्विवेदी जी ने कबीर का तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। जहाँ शुक्ल जी ने विविध कालों के वर्गीकरण पर बल दिया था, वहीं द्विवेदी जी ने समग्रता पर बल दिया था। द्विवेदी जी ने समग्रता पर बल दिया। उदाहरणतः भाषा और साहित्य विकास की दृष्टि से आदिकाल नामकरण किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी शुक्ल जी की तरह संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा और नामकरण करते हुए कालखंडों की समय सीमा को सरल बनाया। अगर हम आचार्य शुक्ल के बारे में बात करें तो शुक्ल जी ने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा था और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांट रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये आदिकाल की समय सीमा दे रहे हैं 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी।
इसके बाद है पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल का समय दे रहे हैं 1400 से 1700 ईस्वी। और पूर्व मध्यकाल यानी इन्होंने जो भक्ति काल है उसको पूर्व मध्यकाल कहा है, और कह रहे हैं कि वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल से ही शुरू होता है। तीसरा काल है इनका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जिसको कि रीतिकाल के नाम से जानते हैं हम लोग। तो उत्तर मध्यकाल का समय दिया है 1700 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल का समय दे रहे हैं द्विवेदी जी 1900 ईस्वी से अद्यतन। आगे हम लिखेंगे कि आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की समीक्षा हेतु जो मूलभूत प्रतिमान तय किया वह समाज शास्त्रीय है। द्विवेदी जी का प्रसिद्ध कथन है। द्विवेदी जी का प्रसिद्ध कथन क्या है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है, और ये अक्सर पढ़ते पढ़ते हम सबकी ज़ुबान पर रट गया है एकदम से। तो क्या इसको लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि ये इनका बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो लिखेंगे हम कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये आचार्य द्विवेदी जी का कथन है। उन्होंने शिल्प पक्ष का नए काव्यशास्त्रीय ढंग से मूल्यांकन करने का प्रयास किया। कबीर की भाषा के संदर्भ में उनका कथन है। क्या कथन है कबीर की भाषा के संदर्भ में? कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर के संदर्भ में। जहाँ शुक्ल जी ने सिद्ध, नाथ व जैन साहित्य को सांप्रदायिक कहकर अलग करने की बात की थी, वहीं द्विवेदी जी ने इसका खंडन करते हुए लिखा है कि इस तरह तो पूरा भक्ति काल को साहित्य क्षेत्र से अलग करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि इन्होंने शुक्ल जी की बातों का खंडन किया है। जगह हम लिखेंगे कि शुक्ल जी ने भक्ति काल के उद्भव के विषय में माना कि भक्ति साहित्य इस्लाम की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ। आचार्य द्विवेदी जी ने इस विचार का खंडन किया व प्रश्न उठाया कि जो भक्ति साहित्य दक्षिण भारत में 7वीं-8वीं सदी में ही आलवार परंपरा में विकसित हो चुका था, उसे परवर्ती इस्लामी आक्रमण का परिणाम कैसे माना जा सकता है। इस संदर्भ में द्विवेदी जी का कथन है कि जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। और ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भक्ति काल के संदर्भ में है कि जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आगे देखते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परंपरा पर अधिक बल देने के कारण द्विवेदी जी के साहित्य इतिहास लेखन में युगीन प्रभाव की उपेक्षा दिखाई पड़ती है। समग्रता पर अधिक बल देने के कारण उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता उतनी नहीं रहती जो साहित्य के इतिहास लेखन में अपेक्षित होती है। द्विवेदी जी ने शुक्ल जी का खंडन करने के बावजूद मूलतः उनका ही ढांचा स्वीकार किया है। आगे हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक विशिष्ट स्थान है। आचार्य शुक्ल के बाद आचार्य द्विवेदी जी ही इकलौते ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने बेहद तार्किकता और प्रमाण के साथ तथ्यों का उद्घाटन किया है। आगे हम अपने उत्तर के समापन में किसी एक विद्वान का कथन लिखेंगे। सबसे पहला कथन यहाँ पर है डॉक्टर बच्चन सिंह का।
तो लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चन सिंह? नए आलोचक का कार्य, संरचना और मूल्यबोध को एक साथ देखना चाहिए, जो द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति में परिलक्षित होता है। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। एक और कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन साधता है और समाज के वंचित वर्गों को भी महत्व देता है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये पहला कथन लिख सकते हैं जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह का है, और अगर हम चाहें तो विश्वनाथ त्रिपाठी का ये दूसरा कथन लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि दोनों लिखा जाए। आप लोगों को जो भी कथन अच्छा लगे एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा